and welcome to all. आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफ़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, इनरोलमेंट बढ़ा है, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं. आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप अपने माध्यम से सर को शुभकामना देने के लिए आप सभी का स्वागत है. Once again, have to start current affairs March month 2020. ठीक है, याद होगा हमने 2 या 3 तारीख का करवा रहे थे, 3 तारीख का, उसमें 1-2 क्वेश्चन बाकी है, फिर 4 तारीख में चलेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. आज का आपका सब्जेक्ट हुआ करंट अफेयर्स. मार्च मंथ का होगा और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक का देख लेते हैं. शक्ति पाठक. हेलो शक्ति पाठक, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन इट. ओके, अब ध्यान देना है सवाल कैसे आते हैं. मैं 2-3 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी किसी को दिक्कत हो, तकलीफ हो, डायरेक्टली कॉल मी, टॉक टू मी. देखिए बेटा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने अपने ढंग से क्वेश्चंस भरमार कर देते हैं और उनके क्वेश्चंस सच पूछे तो पूरा एक लाइन में भी नहीं, मतलब पौना लाइन में समाप्त हो जाता है और उनके चारों ऑप्शंस मिल करके 4 या 8 शब्द हो जाते हैं. यानी छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन बेटा मैं ओवरऑल आपको सोर्स पे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नहीं, सोर्स पे. मैं वो स्ट्रगल दिखाता हूँ आपको कि जब आप सोर्स पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा. ये मेरा मकसद है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. 3 मार्च से संदर्भ रख रहा है और अगले क्वेश्चन के लिए ये समझना है. सुनिए गौर से. भारत में बहुत सारी वाहन निर्माता कंपनी हैं जो 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स बनाती है. उसमें एक है बजाज ऑटो. बजाज कंपनी के कई वेंचर्स हैं, उसमें एक है बजाज ऑटो मोबाइल्स यानी बजाज ऑटो. अभी मार्च में जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बजाज ऑटो ने फरवरी मंथ में इंडिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी बन गई, नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स, और इंडिया में सबसे ज्यादा 3 व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी भी बन गई. यानी फरवरी मंथ में बजाज ऑटो ने एक रिकॉर्ड बनाया और वो ये कि इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी, इट इज बजाज ऑटो फॉर फरवरी. नॉट ओनली दैट, जितना वो बनाने के बाद जितना वो अपने देश भारत में 2 और 3 व्हीलर बेची है उससे ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट की है, उससे ज्यादा यूनिट एक्सपोर्ट किया है. अब कुल मिलाकर के जो कैट का एग्जाम होगा, जो बैंकिंग का एग्जाम होगा, ठीक है, एंड जनरली तो बहुत सिंपल, या कहीं आप नौकरी के लिए जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, बजाज ऑटो में किसी में भी, तो आपके नॉलेज में यह होना चाहिए कि बजाज ऑटो बहुत ग्रो कर रहा है. तो फरवरी में ऐसे कर दिया, फरवरी 2020 लार्जेस्ट 2-3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज, आपका जवाब होगा बजाज. चलिए नेक्स्ट की बात करें. जैसा कि आपको मालूम है, बात को आगे करें, अगला है 4 मार्च, 4 मार्च पे आ गया. अब आप 4 मार्च को पढ़ने जा रहे हैं, 4 पे सारा फोकस होगा. यानी मेरे कहने का यह मतलब है कि 4 तारीख के अखबार में
क्या क्या न्यूज़ थे जो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए करंट अफेयर्स का या जीके का क्वेश्चन तैयार होता है। फोकस ये है, इससे आपको अखबार पढ़ने का तरीका पता चलेगा। 4 मार्च, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दिखाया है कि शिकागो सिटी फाउंडेड इन 1837। बड़ी अच्छी बात है, गौर फरमाइए। ये कह रहा है कि 4 मार्च 1837 को अमेरिका का शिकागो शहर स्थापित हुआ, फाउंडेशन नहीं, इनॉग्रेट हो गया। तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? पर जब आप अखबार पढ़ रहे हैं तो ये तो पता चला ना कि आगरा पुराना है या दिल्ली, मद्रास पुराना है या चंडीगढ़, शिकागो पुराना है या न्यूयॉर्क। दूसरा ये, जब ये पता चला कि 1837 को, तो 1837 को तो दिल्ली में आप देखते हैं अकबर द्वितीय मुगल एम्पायर डेथ करता है और बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर का कोरोनेशन, राज अभिषेक होता है यहां ये। और इसी से जोड़कर देखें तो इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन, राज अभिषेक होता है। कितनी अच्छी बात है बेटा। आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ रहे होते, जब आप उस तरीके से पढ़ रहे होते हैं तो आपको इतिहास की समझ भी आ रही होती है, हिस्टोरिकली भी आपका जो ब्रेन है वो शार्प हो रहा होता है। तो देखा आपने, शिकागो शहर की स्थापना को आप यहां किससे जोड़ेंगे? डेथ ऑफ नहीं तो एटलीस्ट ये तो याद, कोरोनेशन ऑफ बहादुर शाह सेकंड उर्फ जफर एंड क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लैंड, है ना? अच्छी बात, अच्छी तस्वीर देता है। तो 1837, चलिए ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है आपका, जो 1951 में एशियन गेम की शुरुआत हुई। पहला एशियन गेम दिल्ली, न्यू दिल्ली में खेला गया 4 मार्च 1951, द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड एट न्यू दिल्ली। तारीख नहीं इंपॉर्टेंट है, पर बेटा इस बहाने आपको ये तो फिर याद आता है ना, अच्छा फर्स्ट एशियन गेम तो इंडिया में हुआ था, एंड 1982 में भी फिर एक एशियन गेम इंडिया में हुआ था। तो अब तक एशियन गेम कितनी बार भारत में हो चुका है? 2 बार। कितनी बार दिल्ली में? दोनों बार दिल्ली में। तो ये चीज मायने रखता है। पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा सा बदलना है। अगला जो क्वेश्चन आता है 4 मार्च का, वो ये, 4 मार्च को 1921 को हमारे एक महान हिंदी के कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ। देखिए बेटा, जनरल एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेणु का जन्म कब हुआ। हिंदी साहित्य का एग्जाम होगा, लिटरेचर का ये आता है, टीजीटी पीजीटी नेट जहां भी आएगा, इशू नहीं है। देखिए जब आप पढ़ रहे होते तो लिंक करिए। एक जानकारी आपको अखबार में आई, एक कॉलम आया कि 4 मार्च फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में जन्म लिए, और फिर उनके बारे में कुछ बातें आएंगी। तो देखिए क्या बातें आई। ये वही फणीश्वर नाथ रेणु हैं जो बिहार में जन्म लिए और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी। उनकी एक किताब है मैला आंचल। मैला आंचल बेटा हिंदी साहित्य में पहला आंचलिक उपन्यास है जो किसी अंचल, किसी सर्कल, किसी रीजन को ही मेन कैरेक्टर, हीरो बना करके रखता है। द पर्सन इज नॉट हीरो, द प्लेस इज हीरो। मानवीकरण, पर्सोनाफिकेशन। तो मैला आंचल एक इंपॉर्टेंट है। पर बेटा इनसे एक सवाल और जुड़ता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी साहित्य की, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम बहुत अच्छी कहानी है। नेपाल और बिहार के मोतिहारी के जो बॉर्डर है उस जगह ये रहते थे और कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था से जुड़े हुए थे, बहुत ही एग्रेसिव लीडर थे, शुद्ध सेनानी थे, और जो तकलीफ होता था उसको साहित्य में उतारते थे। तो मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म बनी हुई है। तीसरी कसम आपको भी मालूम होगा, मेरे ख्याल से दिलीप कुमार उसमें हीरो है और शायद शायरा बानो हीरोइन है,
और उसके गाने भी बड़े अच्छे हैं। चलत मुसाफिर ने मोह लियो रे पिंजरे वाली, ओ गारी वाले गारी धीरे हाँक रे। बहुत मार्मिक है, अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं आपको फलसफा देता हूं, आप में से किसी को भी वक्त लगे तो तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम स्टोरी, आप तो गूगल अमेजोन सब पे है, उठाइए उसको पढ़िए। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा बेटा। एक व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण सिर्फ कागजी किताबें, विज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं होता। तरह तरह की किताबों को पढ़ने से आप महान बनते चले जाते हैं, उस पर यकीन रखना है। चलिए, तो हमने देखा एक नॉलेज में आया कि ये बर्थडे है, कोई इशू नहीं है। सवाल इशू ये है कि उसके बहाने और क्या मिला। पता चला मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास जो इन्होंने लिखा। दूसरा क्या पता चला, तो इनकी लिखी गई कहानी मारे गए गुलफाम पे ही तीसरी कसम मूवी बनी है। बात खत्म, जाने दीजिए फिर इनको। हिंदी साहित्य वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है, आपको ही मालूम है मिस्टर मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 8 मार्च से 4-5 दिन पहले एक ट्वीट किया कि मैं छोड़ दूं क्या सोशल मीडिया। तो उसके पीछे एक था जागरूकता पैदा करना। उन्होंने 8 मार्च का अपना सोशल अकाउंट महिलाओं को डेडिकेट कर दिया और कहा कि महिलाएं ही हमारा अकाउंट हैंडल करें उस दिन के लिए। तो ये चीज है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री का सोशल साइट अकाउंट डेडिकेटेड टू फीमेल, operated by female on 8th March on the occasion of International Women Empowerment Day? तो प्राइम मिनिस्टर का। तो जैसे भी हो ये सवाल बनेगा। अब आगे आइए, बेटा, हम और आप रटे हुए हैं कि लोकपाल लागू हो गया, पिनाकी चंद्र घोष इसके अध्यक्ष बन गए, बनने दीजिए, लोकपाल बन गए। लेकिन बेटा जब पेपर पढ़ते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न छिड़ता है और रोज कुछ ना कुछ आता है। तो फिर ऐसे ही 4 तारीख के पेपर में कुछ प्रश्न छिड़े और फिर आपको छोटी सी जानकारी फिर सामने आ गई जो आप पहले पढ़े होंगे, पर आ जाने से आप रिकॉल करने की शक्ति आपकी बढ़ गई, रिवीजन हो गया। ये नहीं कभी इग्नोर करते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है जाने दो, नहीं, हो सकता है 2 लाइन नई चीजें आ जाए, तो याद रखें। तो 4 का पेपर फिर आपको एक याद दिलाया कि 23 मार्च 2019 को लोकपाल का भारत में गठन हुआ। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बिकम द लोकपाल, आई मीन चेयरमैन ऑफ दिस लोकपाल इंस्टीट्यूशन। ये भी समझ में आ गई बात, तो यह याद रखना। और काम क्या करती है, तो सरकारी नौकरी जो करते हैं यानी गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर्स या गवर्नमेंट जॉब में जो रहते हैं वो, और जो पब्लिक सर्वेंट इन द सेंस ऑफ दैट द मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, उन पर निगाहें रखना, उनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को देखना, निगाहें रखना, एक वॉच डॉग के रूप में। इवन इनके दायरे में प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री भी है। लेकिन है क्या कि अगर प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है तो उस पर चेक कौन करेगा, उसकी जांच लोकपाल करेगा। लेकिन रूल कहता है ऑल 9 मेंबर्स के साथ होगी जांच। इफ द मैटर इज कंसर्न टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन द ऑल मेंबर्स, 8 मेंबर्स एंड 1 चेयरमैन इंक्लूडिंग चेयरमैन, इट इज 9 विद लोकपाल 9, सभी 9 सदस्य मिल करके इसकी जांच करेंगे। ये टेक्निकल पॉइंट में निकल के आया, ये तो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते। अब जिनका डिपार्टमेंट की चीज है वो पढ़ेंगे डिपार्टमेंट में, हम तो नहीं पढ़ते, आप तो नहीं पढ़ते। यानी अगर भ्रष्टाचार का कोई जांच प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है तो उसकी जांच करने का हक किसको है, बोलिएगा ना लोकपाल। लोकपाल को लेकर के 3 ऑप्शन होंगे। लोकपाल के कम से कम 5 सदस्य मिलकर करेंगे, लोकपाल के सभी सदस्य मिलकर करेंगे, लोकपाल के सभी सदस्य अध्यक्ष सहित करेंगे। कौन सा बेस्ट है, अध्यक्ष सहित, लोकपाल सहित करेंगे, टोटल 9 मेंबर। ये इंपॉर्टेंस है बेटा, इसके लिए पढ़ना है, ठीक है ना। आप देखते पल्स पोलियो अभियान वगैरह में, मतलब कोई भी ना छूटे, पंक्ति ना टूटे,
क्या क्या नहीं आप लोग होता है, तो ये चीज़ है, ऐसे ही याद रखना है। चलिए अगला जो है आपका, उसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूं। वेस्टर्न रेलवे, भारत का जो पश्चिमी रेलवे जोन है वेस्टर्न रेलवे, उसने 8 मार्च को एक बड़ी अच्छी कोशिश की, कामयाब रहे। रतलाम से लेकर के जम्मू की तरफ इसने अपना ट्रेन भेजा, कार्गो ट्रेन, और सभी जो क्रू मेंबर थी महिलाएं थी, ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब वर्ल्ड विमेन एम्पावरमेंट डे। याद रखिएगा 8 मार्च को कार्गो ट्रेन का ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग फीमेल ने की, रतलाम टू नॉर्थ, और कब और कौन से जोन ने किया? वेस्टर्न रेलवे जोन ने। रेलवे वाले तय कर ले, आना ही है, तय कर ले। याद रखिए, लिखा है वेस्टर्न रेलवे सेलिब्रेटिंग 10 डेज इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट डेज, रतलाम एमपी टू गोधारा गुजरात, गुड्स ट्रेन फुल्ली ऑपरेटेड बाय वुमेन। ठीक है ना? तो रतलाम से गोधरा, गोधरा तो मालूम है ना, गोधरा गुजरात में, तो गुजरात तक ये चला है। याद रखिएगा कुल मिलाकर के। वेल, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका यूपी वाराणसी के संदर्भ में। सबको मालूम है होली का त्यौहार, और होली का त्यौहार अलग अलग जगहों पे अपने अपने तरीके से मनाए जाते हैं। कहीं लठमार होली, कहीं रंगों की होली, कहीं धूम धड़ाका, नहीं कहीं शमशान में चिता की जली राखों से, नहीं। याद रखिएगा, चिता भस्म से होली खेली जाती है कहाँ? वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, गंगा तट पर। ऐसी मान्यता है, भगवान शंकर और मां पार्वती इस तरह से होली खेले थे, लेकिन आज भी वहां पर योगी जोगी हम और आप सब इकट्ठा होकर के भस्म की होली खेलते हैं। बस सिंपली याद रखना है, चिता भस्म से होली कहां खेली जाती है? मणिकर्णिका और राजा हरिश्चंद्र घाट, वाराणसी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बेटा, आपके छत्तीसगढ़ में माता दंतेश्वरी का मंदिर है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमारे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवान, ठीक है ना, कोबरा जवान वहां पर मारे गए नक्सलियों के द्वारा। गहरी संवेदना ही नहीं, बहुत कुछ है जो हम लोग का दाव पे लगा है। इवन पर्सनली अगर हमारा लिंक देखेंगे तो एक तो देश की बात वो अलग है, ये लिंक है कि हमारे 2-3 स्टूडेंट्स सीआरपीएफ में नौकरी पा करके उस जगह पर गए हुए हैं, और जब हमारे 77 जवानों की वहां हत्या हो गई थी, तो हेलीकॉप्टर से उनकी लाश को लाने वाला, कुछ जो घायल थे और कुछ जो मरे थे, वो पायलट मेरे मित्र ही हैं। नाम नहीं बता सकता, तो अभी जोधपुर में पोस्टेड है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का कुल मतलब ये है बेटा, कि दंतेश्वरी देवी का मंदिर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ आदिवासी समाज की ये मान्यता है कि माँ सती जो अग्निदाह में को मृत्यु की, उनके दांत यहाँ गिरे थे। सती के बारे में है ना, तो ये चीज। खैर, यहाँ पर 10 दिनों की होली होती है, और आदिवासी अपने अंदाज में यहाँ होली खेलते हैं। दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिए। दंतेवाड़ा तो ऐसी डिफेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत की वह कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो अपने 150 वर्ष पूरे की है? तो सवाल क्या करिए, जवाब क्या दीजिएगा, ढूंढिएगा ना। टाटा सन्स कंप्लीटेड 150 years of its establishment, जिसे आप टाटा कहते थे ना, तो टाटा कंपनी का नाम है टाटा सन्स। 150 वर्ष पूरे हो गए। उसके लगभग 105 छोटी बड़ी कंपनियां चलती है अंडर टाटा सन्स। 105 कंपनीज रनिंग, ये याद रखिए। अगला एक है, झारखंड में मुख्यमंत्री ने कृषि आशीर्वाद योजना बंद किया। बहुत सिंपल,
बीजेपी की जो वहां रघुवर दास की सरकार थी, तो उन्होंने एक योजना लाई थी, मुख्यमंत्री, ठीक है, कृषि आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत किसानों को राहत दी जाती थी, वित्तीय मदद की जाती थी। अभी वहां पे सरकार बदल गई और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिलीजुली सरकार है, और शिबू सोरेन के पुत्र जो हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने ये घोषणा की कि जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है उसे बंद किया जाता है। तो किस राज्य ने अभी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद किया? और जो झारखंड का एग्जाम देंगे उन्हें तो ये सवाल आना ही है। बड़ा ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया से न्यूज है। देखिए, बहुत सारे अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, और हर अखबार, हर मैगजीन अपने अखबार के लिए न्यूज खुद कलेक्ट नहीं करती, वो अदर से न्यूज खरीदती भी है, और कुछ छोटे मोटे लोकल लेवल पे न्यूज आ जाता है तो उसको भी छापती है और कुछ कलेक्ट करती है। पर मोस्टली इंटरनेशनल लेवल के न्यूज इतने इतने सारे नुमाइंदे नहीं रख सकते, तो क्या करते, खरीदती है। तो सवाल है कि प्राइमरी सोर्स पर, बेसिक लेवल पर जो न्यूज कलेक्ट करती है, गैदर करती है, उसको कहते हैं न्यूज एजेंसी। एसोसिएट प्रेस, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, भाषा, वार्ता, ठीक है, ये सब हैं। अमेरिकन प्रेस में है, बीबीसी है, एसोसिएट प्रेस ऑफ फ्रांस है, ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस है, ऐसे बहुत हैं दुनिया में, भारत में ही 50 से ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज एजेंसी जो 1935 में एस्टैब्लिश्ड हुई मिस्टर मर्डॉक के द्वारा, उस कंपनी का इस साल 2020 में जो है आपका लगभग 85 वर्ष हो गए, और वो अब ऑस्ट्रेलिया एसोसिएट प्रेस जो है एएपी बंद होने जा रही है। मेरा ख्याल है कि 26 जून का आखिरी बार वो न्यूज फ्लो करेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, ये मतलब है। अब कुल मिला के देखिए तो सवाल ये कि इनमें से वह कौन सी एक बड़ी न्यूज एजेंसी है जो 2020 जून में बंद होने जा रही है, जिसने अपने आप को बंद करने की घोषणा कर दी। बहुत सारे होंगे, आप कंफ्यूज हो जाए। अब तो याद है ना, एएपी, आम आदमी पार्टी, को मैच कर दीजिए ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस। एक तो इसे मैच कर दिया, दूसरा कि कब यह स्थापित हुई सवाल नहीं है, लेकिन अगर याद करना भी पड़े तो क्या, 1935 में आरबीआई स्थापित हुई, तो 1935 में यह भी स्थापित हुआ, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक क्वेश्चन आपके पास आ गया कि विच न्यूज एजेंसी गोइंग टू बी शट डाउन इन 2026 जून? इट इज ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस। बात खत्म, ये याद रखिए। क्वेश्चन आ गया, अब आ गया। फिफ्थ पे आ जाते हैं। अब है आपका 5 मार्च। देखते हैं क्या क्या है। तो 5 मार्च तो ऐसे ही आपको मालूम हो गया है, गांधी अरविंद समझौता हुआ था 1931 में। बेटा 5 मार्च में एक रिसर्च आया वैज्ञानिकों का, और वो ये कह रहे हैं, जो कॉलम पढ़ने से होता है, उनका दावा है कि जो भारत के वेस्टर्न घाट में, सह्याद्री माउंटेन रेंज, मालाबार, वेस्टर्न घाट में जो अर्थक्वेक आता है जनरली, इट्स कॉज बिहाइंड साउथ वेस्ट मॉनसून। देख लीजिए,
यानी उन्होंने दावा किया। तो नए रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत के वेस्टर्न घाट में भूकंप आने का एक कारण जो दावा किया गया है, इनमें से कौन है? तो क्या बोलेगा? साउथ वेस्ट मानसून। 4 ऑप्शन होंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि साउथ वेस्ट मानसून भी ऑप्शन होगा। तो ये नया रिसर्च है। ओके, जाने दीजिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर हेडक्वार्टर में, देखिए ईस्टर्न रेलवे में, तो याद रखिएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे के संदर्भ में एक बात आई है, रेलवे की बात है। क्या? यहां दिया हुआ है 8 मार्च को एक यात्री ट्रेन गोरखपुर से नौतनवा, इसके सारे क्रू मेंबर फीमेल। अब इसको ऐसे समझिए, ईस्टर्न रेलवे ने अपना एक ट्रेन, उसके सारे क्रू मेंबर फीमेल जो ऑपरेट करेंगी, 8 मार्च को चलाने का निर्णय लिया है, जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से नेपाल के बॉर्डर की तरफ नौतनवा रेलवे स्टेशन तक जाएगी। नौतनवा आखिरी है, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल। उत्तर प्रदेश के लिए तो है ही ये, प्लस रेलवे के एग्जाम के लिए है। तो 2 चीज आ गया। वेस्टर्न रेलवे ने 8 मार्च को एक कार्गो गुड्स ट्रेन, ओनली विमेन क्रू मेंबर ऑपरेटेड फ्रॉम रतलाम डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश टू गोधरा इन गुजरात चलाया। और ईस्टर्न रेलवे ने, देखा आपने, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ईस्टर्न रेलवे ने गोरखपुर से नौतनवा के लिए 8 मार्च को एक यात्री ट्रेन चलाया, जिसकी तमाम क्रू मेंबर फीमेल थी, वही ऑपरेट की, है ना। अच्छा, चूंकि अब रेलवे पे ही अगला सवाल आपके लिए ला देते हैं। रेलवे के बहुत सारे जमीन यूजलेस पड़े हुए हैं, नहीं? और रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे तो अच्छे खासे जमीन है। भविष्य में रेलवे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन बनेगी, इलेक्ट्रिकल लाइन अलग होगी, डीजल लाइन अलग होगी, या जो भी तो बनेगी, लेकिन अभी भी है। तो रेलवे ट्रैक के पास बहुत जमीन है। तो अभी ईस्टर्न रेलवे ने ही यह फैसला लिया है कि बिहार के भागलपुर से लेकर के दुमका, दुमका एक डिस्ट्रिक्ट है, तो भागलपुर से लेकर के दुमका के बीच जो 103 किलोमीटर के बीच में जो ट्रैक्स है, उसके जो दोनों किनारे, रेलवे लाइन के दोनों किनारे जो बहुत मात्रा में जमीन पड़ी हुई है, जिसमें से मिट्टी काट करके ट्रैक को डेवलप किया गया था, उनको थोड़ा सा और हिसाब किताब लगा दे मिट्टी काट के, तो वो तालाब का रूप ले लेगा। और ऐसे लगभग 50 से 100 तालाब से प्लस ही होगा, वो बनाई है, और इसको लीज पर देगी जो लेंगे मछली पालन के लिए। और समझाइए, तो ईस्टर्न रेलवे ने फिशरीज के लिए तालाब को ऑक्शन पे बेचने का प्लान किया है, जो बिहार के भागलपुर से दुमका के बीच रेलवे लाइन के किनारे होगा। और बिहार में जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे केवट समुदाय के लोग हैं, जो मल्लाह जाति के हमारे लोग हैं, जिन्हें फिशरमैन कह देते हैं, उन लोगों को वरीयता दी जाती है, ये उनका पेशा है, प्रोफेशन है। हमारा एक प्यारा सा बेटा है, मेरा स्टूडेंट है सुमित केवट, ये दुमका से हैं और हमसे करीब 8-9 सालों से, या 10 साल भी हो गए होंगे, जुड़े हुए हैं। मैं उनको कहूंगा, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो बेटा जाइए पिताजी से बात करिए, रेलवे से बात करिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। लॉकडाउन के बाद नेक्स्ट की बात करें। जैसा कि अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग निकलते रहते हैं, तो अभी फिर रैंकिंग निकला है। भारत के कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज कहां हैं और आर्ट्स कॉलेज कहां है? बहुत सिंपल है, आसान सा सवाल आता है। वर्ल्ड 50 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग नाम की संस्था ने यह रैंकिंग निकाला है, जिसके अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे वर्ल्ड के टॉप 50 में आ गया है, 44th पोजीशन के साथ। यानी विश्व के जो 50 टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं,
उनमें 44वें नंबर का हमारा आईआईटी बॉम्बे है, तो टॉप 50 में आ गया है। और आईआईटी दिल्ली 47 नंबर पे है, 47 पे आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली 47, ये दो इंपॉर्टेंट। बाकी खड़गपुर, मद्रास, कानपुर 86, 88, 96 कोई लेना देना नहीं है, टॉप 50 का याद रखिए। रिपीट करता हूं मैं, आईआईटी बॉम्बे 44, आईआईटी दिल्ली 47। कितना अच्छा है। आपको तो इसमें आने में टाइम लगेगा। जैसे हमने कहा आईआईटी बॉम्बे 44, तो मेरे दिमाग में आया 1944 बॉम्बे प्लान, जो भी हम लोग पढ़े हैं। जब मेरे दिमाग में आया कि क्या 47 रैंक है किसका, दिल्ली आईआईटी का, तो मेरे दिमाग 47, अच्छा 1947 दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटा डिजिट है, पर उसको एक पिक्चराइजेशन में लाइए, चीजें याद हो जाएंगी। अब अगला है, आर्ट्स कॉलेज के रैंकिंग में कौन सा आया है, यूनिवर्सिटी। तो 162 पोजीशन पे आया है जेएनयू, और 231 पोजीशन पे आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो आर्ट्स जनरल, आर्ट्स में कह के आप जनरल कहिए, तो जनरल यूनिवर्सिटी में जेएनयू का रैंक क्या है, तो 162वां, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रैंक है 231वां। और यही दो सबसे आगे हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको जानते हैं, आजकल तो करेंसी का इस्तेमाल हम करते हैं फिजिकल लेवल पे, पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में भी करते हैं, डिजिटल करते हैं। रियल में कोई पैसा देख नहीं रहा है, लेकिन सबको पैसा मिल रहा है और सबका काम हो रहा है। और उससे भी आगे हम बढ़ चुके। पुराने जमाने के अंदर है जुबान ही काफी है। एक मुहावरा भी है, मर्दों की जुबान ही सब कुछ होती है, जो कह दिया सो कह दिया। बहुत सारा मुहावरे बने हैं। ऐसी जुबान की बात करें तो ऐसा ही एक करेंसी डेवलप हो चुकी है, जिसके 10 साल करीब करीब हो चुके, और आपको मालूम है बिटकॉइन। बिटकॉइन, और एक दो नहीं, लगभग 16-17 ऐसे वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी डेवलप्ड हो चुकी है और फंक्शन कर रही है। उनमें जो पहला है बिटकॉइन है। किसने कब कहा वो छोड़ी। भारत में बिटकॉइन स्मगलिंग में बड़ा यूज हुआ है, तो संदेह के घेरे में आ गया। पर बहुत सारे कॉइन्स आ गए हैं, मैं आगे बताऊंगा। सवाल यह है कि जो वर्चुअल करेंसी है, बिटकॉइन है, जो देश नहीं विश्वव्यापी हो आगे ही बढ़ रहा है, वैल्यूज बहुत बढ़ गई है। तो इस डिजिटल करेंसी को, इस क्रिप्टो करेंसी को, जो मैथमेटिकल लॉगरिदम के ऑर्डर पर चलता है, जो कंप्यूटर पर एक हिसाब बनाने से बनता है, जो भी है, तो कहने का मतलब है कि भारत में इसको लीगलाइज किया जाए या नहीं, लेन देन किया जाए या नहीं, सरकार मान्यता दे या नहीं, और क्या सरकार खुद अपनी ऐसी कोई क्वाइन यानी वर्चुअल क्वाइंस चलाए, वर्चुअल करेंसी चलाए। इन सब को ख्याल में लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक कमिटी सेटअप की, दिनेश शर्मा कमिटी ऑन वर्चुअल करेंसी। यह हॉट क्वेश्चन है फॉर बैंकिंग एग्जाम, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, और जनरल एग्जाम तो है ही। सो दिनेश शर्मा कमिटी एसोसिएटेड विद वर्चुअल करेंसी। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 61st ललित कला अवार्ड, ललित कला अकेडमी अवार्ड हुआ। ललित कला जब कहते हैं तो गायन, वादन, नृत्य, संवाद, ये सब आता है उसमें। गायन मतलब जो गाया जाए, वादन, वादन का मतलब तो समझते ही हैं, जो बजाया जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नृत्य, संगीत, ये सब चीजें, चित्रकला, हस्तशिल्प, ये सब आ जाते हैं आपके ललित कला में। तो भारत का जो ललित कला अकेडमी है वो न्यू दिल्ली में है, और रविंद्र भवन एक बिल्डिंग है, कैंपस कह लीजिए, बिल्डिंग कह लीजिए, वहां है। तो ललित कला अकेडमी रविंद्र भवन दिल्ली में है, और हर साल इसका जो है समारोह आयोजित होता है, और हमारे चुनिंदा कलाकारों को ललित कला अवार्ड भी
अकादमी अवार्ड भी देती है। तो 61st जो है ललित कला एकेडमी फेस्ट लगा और अवार्ड दिया गया। हमें बस इतना ही समझना है कि ललित कला अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर क्या कहलाता है? रविंद्र भवन। अभी अभी कौन से सीरियल नंबर का ललित कला अकादमी समारोह आयोजित हुआ? 61वां। बस। और ललित कला क्या है ये भी जान गए। ये मतलब अगला है, आप लोगों ने अक्सर एक साल से न्यूज में सुना होगा भारत सरकार ने इस आईएएस ऑफिसर को जबरदस्ती रिटायर कर दिया, इस आईपीएस को जबरदस्ती रिटायर कर दिया, इस सेक्रेटरी को कर दिया, इस ज्वाइंट सेक्रेटरी को कर दिया। बड़े बड़े अधिकारियों के संदर्भ में आपने देखा होगा, ये न्यूज सुना होगा और पार्लियामेंट में भी ये रिपोर्ट दी गई गृह मंत्रालय की तरफ से। आखिर ये क्या है? तो बेटा, भारत सरकार की जब आप नौकरी करते हैं या केंद्र राज्य सरकार की भी, तो भारत सरकार का एग्जाम्पल लीजिए। भारत सरकार की नौकरी करते हैं तो याद रखिएगा उनके जो नौकरी का रूल बुक है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नौकरी करते दरमियान कभी भी आप कदाचार में यानी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए या आपने अपने कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न नहीं किया है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड तो अलग चीज है, वो अस्थायी है, उसके बाद भी कभी भी। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, खासकर मोदी जी के तत्वाधान में भारत सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो दीमक की तरह खोखले कर रहे हैं हमारे देश को, समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो। और जनाब 2014 से लेकर 2020 के जनवरी तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 320 भ्रष्ट अधिकारियों को उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है। बाय फोर्स रिटायरमेंट टू 320 फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड ऑफिसर्स फ्रॉम देयर सेंट्रल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली होम मिनिस्ट्री। तो बेटा, सरकारी नौकरी बहुत ही उत्तरदायित्व से भरा होता है और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ इसे निभाना चाहिए, देश के हित में, जनता के कल्याण के हित में। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका अगला जो है, 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा मिल गया। क्या मतलब? ऐसे समझिए, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ा न्यूज है। IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कुछ कॉलेजेस थे, उस कॉलेजेस को अब इंस्टीट्यूशन को अपलिफ्ट करके यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और अब उसकी डिग्री जो है वो डिग्री माने रखेगी। और ये कौन कौन से जगह का IIT है जिसको दिया गया है? तो ऐसे IIIT हैं जो 5 हैं: सूरत, भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला। सूरत गुजरात में यानी भारत के सबसे पश्चिम। उसके बाद आता है भोपाल, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, जहां पे क्या है आपका, नहीं, रायचूर। उसके बाद आ गया कर्नाटक में रायचूर का दुआ। उसके बाद आ गया भागलपुर बिहार में, और अगरतला मालूम है कहाँ है, त्रिपुरा में। तो इन 5 को देखें तो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन बड़ा अच्छा है। और वैसे देखें तो देखिए, एक वेस्ट में अगरतला, ईस्ट में, और भागलपुर भी ईस्ट में, साउथ में रायचूर आ गया, सेंट्रल में, तो नॉर्थ से कुछ नहीं। तो इन 5 जगहों के IIIT इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ये जो प्रौद्योगिकी संस्थान है भारत के, उसको महत्व को देखते हुए ये क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये है अब इनकी डिग्री जो है बीटेक, एमटेक, PhD के तौर पर जानी चाहिए। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में जो हमारी मिलिट्री है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, कुल को मिला लें और उसमें जो ऑफिसर्स हमारे हैं, ऑफिसर्स रैंक मिला लें, तो जस्ट 3.9% फीमेल कार्यरत हैं, उनकी एंट्री है। यानी 3.9 का रेशियो हमारी फीमेल मिलिट्री पर्सनल्स के
एज एन ऑफिसर। बढ़ना चाहिए या नहीं, तो बढ़ाने वाले कौन होंगे? हम और आप में से ही निकलेंगे ना। ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बात करें। भारत में वह दो कौन से वर्चुअल करेंसीज हैं जिसे भारत में ड्रग्स में इस्तेमाल किया गया है, इन द सेंस ऑफ दैट जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, उसके जो पेमेंट सिस्टम है वो बिटकॉइन और डार्क नेट में दिया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया अभी अभी कि बहुत सारे वर्चुअल करेंसीज आ गए हैं। तो डार्क नेट और बिटकॉइन का इस्तेमाल भारतीय संदर्भ में ड्रग्स माफिया ड्रग्स के पेमेंट के लिए कर रहे हैं। कैरियर्स को भी इसी में देते हैं, वेक्टर्स को, कैरियर्स को इसी में देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला दिया बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर, उसमें यह कहा गया था कि हमारे इस्लाम से जुड़े बंधुओं के लिए जो है सौहार्द को देखते हुए, भविष्य के सौहार्द को देखते हुए, सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए उन्हें 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही उस परिसर से थोड़ा दूर हटके दिया जाए। इस संदर्भ में इसको एक ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट को सौंपा जाए। तो हमारे मुस्लिम बंधुओं ने एक ट्रस्ट बनाया है। याद रखिएगा, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। बड़ा अच्छा है ना ट्रस्ट का नाम, इंडो यानी इंडिया, इस्लामिक यानी इंडियन इस्लामिक वे, ठीक है, कल्चर फाउंडेशन यानी भारत के मुसलमानों की जो संस्कृति है उसका संस्थान, उसका फाउंडेशन। बिल्कुल सही। हम अपने जमीन से जुड़े होते, दुनिया में कहीं भी रहें, वो संस्कृति अमिट होती है जो अपनी धरती से जुड़ाव रखता है। बात ही कुछ और है। लोग कहते भी हैं जन्मभूमि से प्यारा कुछ भी नहीं होता, यकीन मानिए ऐसा ही है। आज भी कहीं भी कितना भी सुख दे दे, पर कहाँ जाने को मन करता है। बच्चों को जलेबी मिठाई कुछ भी खिला दीजिए और बोले कि अब ठहरो ना, मम्मी के पास जाएंगे, जन्मभूमि, ठीक है ना। और आज भी मैं दिल्ली में हूँ, सारी सुविधाएं सब कुछ है, पर अक्सर मन व्याप्त हो जाता है, व्याकुलता गिर जाती है कि गांव जाओ। क्यों? क्योंकि जाने का मौका बहुत कम मिलता है, अपने उत्तरदायित्वों में लगे रहते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ है। अपेक्षा होती रहती है कि जाओ, और वैसे जाता रहता हूं। बाय द वे, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, जिसके जफर फारूकी अध्यक्ष हैं, इसको वेलकम किया है और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इसका नाम है, जिसे 5 एकड़ जमीन सौंपी गई है। क्लियर? पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या मामले से जुड़े मामलों को देखते हुए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को, किस ट्रस्ट को यह जमीन सौंपी गई है मस्जिद के लिए? तो क्या जवाब दीजिएगा? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, इसको समझना है। अब आगे आइए, देखिए बेटा, हमारा इंडियन पीनल कोड है, उसका एक एक्ट है 375, इंडियन पीनल कोड एक्ट 375, जिसपे नेटफ्लिक्स पे, मैक्स प्लेयर पे बहुत सारे पिक्चर्स आजकल बन रहे हैं, अमेजोन वगैरह नहीं क्या क्या है, तो बहुत सारे वेब सीरीज बन रहे हैं। 375 भी है ऐसे ही एक, आर्टिकल 15 भी हम लोगों ने एक फिल्म देखी है। ऐसे बहुत सारे अब आ रहे हैं जो डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेट करता है, 375 भी देखा है। तो याद रखने की चीज़ ये है कि इंडियन पीनल कोड एक्ट 375 क्या है, तो सुनिए। इसमें दिया है कि 15 से 18 वर्ष की पत्नी की शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जाता। आईपीसी 375 कहता है कि अगर पत्नी 15 से 18 वर्ष के उम्र के बीच है, यानी नाबालिग है, पत्नी है पर उसका स्टेटस क्या है, पत्नी है, नाबालिग पत्नी, पर उम्र 15 और 18 के बीच है, तो उसके साथ जो अगर सहवास होता है, रिश्ते बनते हैं, कपुलेट होता है, तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। जबकि पॉस्को एक्ट जो है, जो आप सबको मालूम है, बच्चों के लिए, नाबालिगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या जो है उसके लिए ऑफेंस है, तो उसके लिए है। तो पॉस्को के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से नीचे को नाबालिग कहा गया, और उसके साथ सहमति या बिना सहमति के अगर सेक्सुअल संबंध बनाए जाते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो अब तो मैच नहीं करेगा, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, अब नहीं ये दुष्कर्म, मतलब अब दुष्कर्म कहलाएगा और पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो।
अर्थात अतः बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन कर दुष्कर्म मानकर अपराध घोषित किया गया था बाल विवाह में, और अब 15 से 18 वर्ष की लड़की पुरुष की विवाह को शून्य घोषित किया गया है। बिकॉज पॉस्को एक्ट कहता है 18 वर्ष से न्यून उम्र के लड़की के साथ शारीरिक संबंध चाहे पत्नी ही हो अपराध होगा। याद रखिएगा 375 एक्ट आईपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया है, जिसके तहत अब पॉस्को एक्ट के संज्ञान को देखते हुए, बाल विवाह को संज्ञान को देखते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए अब 15 से 18 वर्ष की उम्र की अगर पत्नी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी सहमति से या गैर सहमति से अगर सहवास होता है, संबंध बनता है, सेक्सुअल रिलेशन, तो उसे दुष्कर्म माना जाएगा और सजा होगी, पनिशेबल ऑफेंस। ये चेंज हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हम सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस नोजल कोविड-19 वुहान से चला, ठीक है। अब तक का कहानी यही है कि वुहान से चला, पर जरा ध्यान दीजिएगा, वुहान कैपिटल है वहां के एक प्रांत का, पर वुहान का इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझिए 5 पॉइंट्स में। वुहान शिकागो ऑफ चाइना, याद रखिए वुहान को, सिटी को चाइना का शिकागो कहा जाता है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, वुहान इज कंसिडर्ड शिकागो ऑफ चाइना। और अभी आपने पढ़ा है कि शिकागो सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1837 में। तो चलिए, एक तो ये। दूसरा क्या है, कैपिटल ऑफ हुबई प्रोविंस। आखिर वो चाइना के किस प्रोविंस प्रांत का राजधानी है, हुबई, ठीक है ना, हुबई। चलिए दूसरा, सिचुएटेड बैंक ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर यांगसी कियांग एंड हान। ध्यान देंगे, वुहान सिटी किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा सेंट्रल चाइना से एक नदी बहती है और ईस्ट चाइना सी में गिरती है, जो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, यांगसी कियांग, यांगसी कियांग, और उसकी एक सहायक है हान। तो हान और यांगसी कियांग के कन्फ्लुएंस पे, संगम पे बसा है वुहान। बड़ा अच्छा है, यांगसी कियांग, वुहान, हान, आन आन आन, ठीक है ना। तो याद रखने का तरीका निकालना है। एक तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट बनता है कि ये कैसा जगह है, तो कमर्शियल कॉन्सुलेट ऑफ नंबर्स ऑफ कंट्रीज। मेरे कहने का ये मतलब है वुहान सिटी में दुनिया के कई देशों का वाणिज्यिक दूतावास है, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जैसे इंडिया के बॉम्बे में और बैंगलोर में। ये मेरे कहने का मतलब है। और आइए, अगला आपका है कि चीन का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार, द बिग गेटवे ऑफ चाइना इज कॉल्ड वुहान, ऐसे भी उसको कहा जाता है। फिर आपका जो है ध्यान रखना है, वुहान क्या है, शिकागो ऑफ चाइना, कमर्शियल कॉन्सुलेट ऑफ नंबर्स ऑफ कंट्री वहां है। फिर हमने क्या कहा इसके लिए, मोस्ट ऑफ कंट्रीज के बिजनेस का हेडक्वार्टर वहां पे है और कॉन्सुलेट तो है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, तो आपने देखा यांगशी कियांग और हान रिवर के किनारे है, संगम पे है। अगला पॉइंट जो है, किस प्रांत की वो राजधानी है, हुबई प्रांत की राजधानी है। तो वुहान का ये इंपॉर्टेंस हुआ, ये याद रखना है, क्लियर। और अगर देखा जाए तो ये कहां बनेगा, तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल चाइना में होगा। और मैं कहूंगा आपको कि जरूर आप नक्शे पर जाइए, मैप में, और वुहान को लोकेट करिए, उसके प्रोविंस को लोकेट करिए, वुहान के बारे में थोड़ी जानकारी गूगल से लीजिए, ताकि बेटा आने वाले दिनों में अगर कुछ एग्जाम्स में कोई क्वेश्चंस आए, यू कैन फील इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट आगे आते हैं। मैं अब आपके सामने में कुछ क्रिप्टो करेंसी को रखता हूं, यानी वर्चुअल करेंसी, यानी डिजिटल करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी। बताया था ना कि आजकल 15-16 क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें से 10-12 इंपॉर्टेंट नाम मैं ले रहा हूं, सुनते जाइएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। अमंग देम विच वन इज नॉट क्रिप्टो करेंसी, तो अगर आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। कब तक तुक्के से काम चलाएंगे, तो सुनिए।
बिटकॉइन जो सबसे पहले आया। अभी एक डार्क नेट की बात की है, जिसमें ड्रग्स माफिया पेमेंट कर रहे हैं, ले रहे हैं। फिर है बिटकॉइन कैश, एक ये भी करेंसी है बिटकॉइन कैश। फिर एक बहुत फेमस आया है रिपल, RIPPLE रिपल। फिर एक है लिट क्वाइंस, LIT लिट, COINS क्वाइंस, लिट क्वाइंस आ गया है। इथोरियम, ये भी बड़ा फेमस हुआ है। इथोरियम भी एक है, यूथेरियम नहीं, इथोरियम ये है। फिर एक कार्डनो, कार्डानो, ये भी आया है। टिट कॉइन, जैसे बिटकॉइन वैसे टिट कॉइन भी आया है। NEM, नैम भी आया है। फिर डॉग कॉइन, डॉगे, DOGE, डॉगे कॉइन, और उसका निशान भी कुत्ता है, कुत्ता, डॉग, डॉगे कॉइन। फिर आया है स्मर्टर, यानी कि NED, और एक आया सेलर, सेलर स्टे। आपने देखा लगभग हमने आपको 12 कॉइन्स का जिक्र किया है जो फेमस है। बेटा आप गूगल पे जाएंगे तो अभी आपको ये मिल जाएगा। इनमें से हर का अपना एक लोगो है, निशान है। तो ये सब वर्चुअल कॉइन्स हैं और इस पर आने वाले दिनों में काफी क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान में रखिएगा, मैं खुद टेस्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस को रखने जा रहा हूं। ओके, आगे अब बात करें बिहार में, जो भागलपुर में एक सबोर नाम का जगह है जहां पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट सबोर इन भागलपुर। तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में सबोर है। 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी गेंदे का फूल का एक नस्ल तैयार किया गया है जो उग सकता है और अच्छी पैदावार दे सकता है। मतलब समझिए, गेंदे का फूल उच्च तापमान पर नहीं हो पाता, फूल नहीं खिलता। जनरली 38 डिग्री के बाद नहीं होता सेल्सियस। पर सबोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऑरेंज कलर का मैरीगोल्ड फ्लावर का एक नस्ल तैयार किया है जो 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी इजीली खिलता है, उगता है और अच्छी पैदावार देता है। मैं मान के चलता हूं ये नहीं आएगा, पर ये तो आएगा ना कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार में कहां कहां है, तो सबोर भी है। ये चीजें ठीक है ना। और आखिरी तौर पर मैं आपको बताऊं, 5 मार्च लास्ट हो गया है, 6 मार्च नेक्स्ट करेंगे। कल क्लास 1 घंटे की मैं जरूर लगाऊंगा और वो 1 से 2 लगा दूंगा, ठीक है। और जीके पे हो जाएगा कि कुछ जीके के पार्ट है उसको कैसे समझना है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। ओके, नमस्कार।